एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप? होप अच्छे होंगे। तो अभी तक डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में जो हमने अभी तक पढ़ा वो मैंने आपको एलिमेंट्री कैनाल के बारे में स्टार्ट कर दिया है और मैंने बक्कल कैविटी के बारे में बता दिया आपको। वहाँ पे बक्कल कैविटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस मैंने आपको दे दी है। जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ अगला टॉपिक वो है टीथ, और मैं इस टीथ के बारे में आपको स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशंस मैं आपको दूंगा और इसको बहुत ध्यान से सुनना। एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो सबसे पहले टीथ के बारे में देखो, अगर मैं कहूँ आपसे इसके ऑरिजिन के बारे में, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो टीथ होती हैं वो एक्टो मेसो डर्मल इन ऑरिजिन होती हैं। जो टीथ होती हैं वो एक्टो मेसोडर्मल इन ऑरिजिन होती हैं। एक्टो मेसोडर्मल का मतलब हुआ कि हमारी दांत की ऑरिजिन जो होती हैं, हमारी दांत की जो ऑरिजिन होती हैं वो हमारे एक्टोडर्म से भी होती हैं और मेसोडर्म से भी होती हैं। अब कौन सी पार्ट एक्टोडर्म से होती हैं और कौन सी पार्ट मेसोडर्म से होती हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो एनिमल है इसकी ऑरिजिन एक्टोडर्म से होती है, और जो ये एनिमल है आपके दांत का, मैं स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूँगा आपको। ये डेंटाइन है और ये पल्प कैविटी है। तो हमारी जो डेंटाइन होती है और हमारा जो पल्प कैविटी होता है ये मेसो डर्मल इन ऑरिजिन होता है। दिस इज मेसोडर्मल इन ऑरिजिन। तो मैंने आपको दांत का ऑरिजिन बताया, एक्टो मेसोडर्मल इन ऑरिजिन। अगर मैं एनिमल की बात करूं तो एनिमल एक्टोडर्मल है और डेंटाइन और पल्प कैविटी मेसोडर्मल इन ऑरिजिन है। देखो, अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ टीथ की बात करूं, अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ टीथ की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं द टीथ इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज, है ना। इट इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू। ये 3 अलग अलग तरह की टिश्यूज़ की बनी होती हैं। पहला आप एनिमल कह सकते हैं, दूसरा आप डेंटाइन कह सकते हैं, और तीसरा आप सीमेंटम कह सकते हैं। सीमेंटम, तो हमारी दांत जो होती हैं, मैं बताऊंगा यहाँ पे सीमेंटम के बारे में, ये लेवलिंग है। जो हमारी दांत होती हैं वो 3 अलग अलग टिश्यूज़ की बनी होती हैं, एनिमल, डेंटाइन और सीमेंटम। आप यहाँ देख सकते हैं ये एनिमल है, ये डेंटाइन है, और ये जो कवर्ड पार्ट है जो हमारे टीथ के रूट को ढकता है उसे कहते हैं, पल्प कैविटी में जो ढकता है, टीथ को कवर करता है, उसको सीमेंटम कहते हैं। यानी ये वो टिश्यू है जो हमारे दांत को हमारे बोनी सॉकेट से अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, जोड़ के रखता है, इसको सीमेंटम कहते हैं। तो हमारे अगर दांत के स्ट्रक्चर की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी दांत जो होती हैं वो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ की बनी होती हैं। एक तो हो गया एनिमल, दूसरा हो गया डेंटाइन, और तीसरा हो गया सीमेंटम। अब नेक्स्ट, अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ टीथ बताऊं तो दांत को 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और वो 3 पार्ट्स है द teeth has
3 पार्ट्स, हमारे दांत में 3 पार्ट्स होते हैं। पहला क्राउन, दूसरा नेक और तीसरा रूट। अब देखो यहां पे हमारे दांत की 3 पार्ट्स होती हैं, क्राउन, नेक और रूट। सबसे ऊपर क्राउन है, बीच में नेक है, दिस इज द क्राउन, दिस इज द नेक एंड दिस इज द रूट। हमारे दांत के 3 पार्ट्स हैं, क्राउन, नेक और रूट। अगर हम क्राउन की बात करें तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, सबसे ऊपर वाली जो एनाटॉमिकली विजिबल पार्ट ऑफ द टीथ है उसे कहते हैं क्राउन। ठीक है, अगर मैं एक एक करके क्राउन के बारे में बताऊं तो क्राउन क्या है? द एनाटॉमिकली विजिबल पार्ट ऑफ टीथ which is covered by enamel, उसे कहते हैं हम क्राउन। दिस इज द विजिबल पार्ट, एनाटॉमिकली विजिबल पार्ट, हमारी दांत जो दिख रही है हमें उसको हम कहते हैं क्राउन। और क्राउन जो होती हैं वो इस विच इज कवर्ड बाय एनामल, क्राउन के ऊपर एक लेयर होता है उसको एनामल कहते हैं। एनामल का मतलब होता है, एनामल इज द वाइट ऑफ टीथ, एनामल इज द वाइट ऑफ टीथ, याद रखना है इसको। एनामल को हमारे दांत का वाइट वाला पार्ट्स कहते हैं, ये एनामल है, इट इज द वाइट ऑफ द टीथ। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट सुनना ध्यान से जो मैं बताने जा रहा हूं मैं आपको। वहां पे अगर मैं कहूं आपसे कि एनिमल का फॉर्मेशन कौन करता है तो आप ये बता देंगे द एनिमल इज फॉर्म्ड बाय, इट इज फॉर्म्ड बाय अमीलोब्लास्ट। जो एनिमल है उसकी फॉर्मेशन कौन करती हैं? अमीलोब्लास्ट करती हैं। अमीलोब्लास्ट एक सेल होता है जो एनिमल की फॉर्मेशन करती हैं, और एनिमल जो होती हैं वाइट ऑफ द टीथ कहलाती हैं। ठीक है, एनिमल का जो चिविंग सरफेस है, एनिमल के ऊपर जो चिविंग सरफेस है जो चबाने में काम करता है उसे कहते हैं कस्प। याद रखना, कस्प का मतलब होता है चिविंग सरफेस ऑफ टीथ। ये दांत का चिविंग सरफेस है जो चबाने में काम आता है, ऊपर का सरफेस होता है। तो याद रखिएगा बेटा, एनिमल के ऊपर जो चिविंग सरफेस होती है उसे हम कस्प कहते हैं। और एनिमल जो होती हैं वो हार्डेस्ट, अगर एनिमल के बारे में एक बात कहें आपसे तो आप ये कह सकते हो कि जो एनिमल होती हैं वो हार्डेस्ट टिश्यू एंड हेवीएस्ट टिश्यू among all vertebrates। जितने भी वर्टिब्रेट्स होती हैं उनमें सबसे हेवीएस्ट और सबसे हार्डेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है, द हार्डेस्ट एंड द हेवीएस्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी। ये बोन्स से भी हार्डर होती हैं, दे आर मोर हार्डर देन बोन। और जो एनिमल होती हैं वो बनी किसकी होती हैं? अगर मैं कहूँ आपसे एनिमल के बारे में तो दे आर मेडअप ऑफ, द एनिमल इज मेडअप ऑफ, अगर मैं कहूँ आपसे तो मेडअप ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ हाइड्रो ऑक्सी एपेटाइट। This animal is the crystals of hydroxyapatite। ये जो एनिमल होती है इट्स अ क्रिस्टल ऑफ हाइड्रोक्सीएपेटाइट। द एनिमल इज द हार्डेस्ट एंड द हेवीएस्ट टिश्यू ऑफ अमॉन्ग ऑल वर्टिब्रेट्स। ठीक है, द एनिमल इज फॉर्म्ड बाय अमीलोब्लास्ट सेल
समझ में आया आपको वहाँ पे? तो दिस इज ऑल अबाउट एनिमल, जो मैंने बताया आपको वहाँ पे। हमारे दांत का जो विजिबल एनाटॉमिकल विजिबल पार्ट है उसे हम कहते हैं एनिमल। दिस इज नोन एज एनिमल, ठीक है। और एनिमल जो होती हैं उसे हम वाइट ऑफ द टिथ कहते हैं। तो मैं अगर कहूँ आपसे कि क्राउन रीजन में एक क्वेश्चन है, अगर सिंपली पूछे आपसे कि देखो एनिमल के नीचे डेंटाइन है और डेंटाइन के नीचे पल्प कैविटी है। आपके दांत को 3 पार्ट में डिवाइड किया हमने, क्राउन, नेक और रूट। ये क्राउन है, क्राउन का जो ऊपर वाला सरफेस है उसे एनिमल कहते हैं, वाइट ऑफ द टिथ होती है, और ये चिविंग सरफेस है इसे हम कहते हैं कस्प। अब एनिमल के नीचे डेंटाइन होती है और डेंटाइन के नीचे पल्प कैविटी होती है, ठीक है। ये डेंटाइन है और ये पल्प कैविटी। आप ये कह सकते हो कि एनिमल और पल्प कैविटी के बीच में क्या है? डेंटाइन है। समझ में आ गया? अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। मैंने आपको एनिमल के बारे में बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मैं डेंटाइन की बात करूंगा। आई विल टॉक अबाउट डेंटाइन। देखो डेंटाइन जो है वो मैं कह सकता हूं कि एनिमल के कंपैरिजन में थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं, लेकिन बोन्स के कंपैरिजन में हार्डर होती हैं। मैं ये कह सकता हूं इट इज हार्डर देन बोन बट सॉफ्टर देन एनिमल। बोन से थोड़ी सी हार्ड होती हैं और एनिमल से थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं। ये डेंटाइन है। ये डेंटाइन जो है ये बेसिकली इसका फंक्शन होता है, इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द टिथ। ये हमारे दांत को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दिस डेंटाइन प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द टीथ। ये डेंटाइन है बेटा पे, याद रखिएगा बेटा पे, ठीक है। और आप डेंटाइन को आप कह सकते हैं येलो ऑफ द टीथ, या इसे आप कह सकते हैं आइवरी ऑफ द टीथ। इसको या तो आप येलो ऑफ द टीथ कह लें या आप इसे आइवरी ऑफ द टीथ कह लें। आपने एलिफेंट देखा होगा, जो एलिफेंट की वाइट जो टीथ निकली होती हैं जिसको हम टस्क कहते हैं, तो जो टस्क होती हैं एलिफेंट की वो बेसिकली डेंटाइन होती हैं। द टस्क ऑफ एलिफेंट इज डेंटाइन कह सकते हैं आप यहाँ पे कह सकते हैं द टस्क ऑफ एलिफेंट की जो टस्क होती हैं इज डेंटाइन, है ना। एलिफेंट का जो टस्क होता है उसको हम डेंटाइन कहते हैं। तो डेंटाइन को मैंने क्या कहा, इट इज हार्डर देन बोन बट सॉफ्टर देन एनिमल। सबसे हार्डेस्ट टिश्यू अगर हमारे वर्टिब्रेट्स में, जितने भी वर्टिब्रेट्स होती हैं उनमें सबसे हार्डेस्ट और सबसे अगर कोई हेवीएस्ट टिश्यू होगी तो वो कौन सी होगी? वो होगी एनिमल। एनिमल किसकी बनी होती है? एनिमल इज द क्रिस्टल ऑफ हाइड्रोक्सी एपेटाइट। और एनिमल का फॉर्मेशन कौन करता है? अमीलोब्लास्ट सेल करता है, ठीक है। और एनिमल जो होती हैं वो कौन से पार्ट में होती हैं? इट इज प्रेजेंट इन द क्राउन रीजन ऑफ द टिथ। हमारे दांत के क्राउन रीजन में होता है दिस क्राउन रीजन। इसमें एनिमल आपको दिख रहा है, सबसे ऊपर वाला पार्ट जो एनाटॉमिकली विजिबल पार्ट है दांत का उसे क्राउन कहते हैं। और डायग्रामेटिक देख लो, इसमें एनिमल है। और एक बात और कह दूं मैं आपको, याद रखना अगर ये क्वेश्चन पूछे आपसे कि आपका जो डेंटाइन है और जो आपका पल्प कैविटी है यह आपके दांत के कौन से पार्ट में पाई जाता है। मेरा एक क्वेश्चन है कि आपका डेंटाइन है और आपका पल्प कैविटी है, ये क्राउन में है, नेक में है, रूट में है, तो बता देंगे आप कि जो आपका डेंटाइन और पल्प कैविटी है वो आपके क्राउन ऑफ द टिथ में होता है। याद रखिएगा इसको बेटा पे। देखो द डेंटाइन एंड
pulp cavity is present in crown region of teeth। जो डेंटाइन और पल्प कैविटी होती हैं वो क्राउन रीजन में है बेटा, ये याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है बेटा पे। एनिमल तो क्राउन रीजन में होती हैं, ये चिविंग सरफेस है, इसको वाइट ऑफ द टिथ कहते हैं। ये ऊपर वाला वाइट ऑफ द टिथ है, इसके ऊपर जो चिविंग सरफेस होती है उसको ऊपर वाले को हम कस्प कहते हैं। तो ये आपका एनिमल हो गया, डेंटाइन हो गया, पल्प कैविटी हो गई, ये सब पूछे आपसे कि ये दांत के कौन से हिस्से में है तो बता देना ये क्राउन रीजन में है। दे आर प्रेजेंट इन द क्राउन रीजन ऑफ द टीथ। अच्छा, नेक क्या होती है? पहली बात तो ये देखो यहाँ पे, नेक दांत का वो हिस्सा है जहां पे सीमेंटम क्राउन से मिलती हैं, मर्ज करती हैं, अटैच होती हैं। मैं ये कह सकता हूं नेक क्या होता है बताओ? जब द एरिया वेयर सीमेंटम मीट्स द क्राउन, ये वो एरिया है जहां पे सीमेंटम आपके क्राउन से मिलती हैं, जुड़ी रहती हैं, उसे हम कहते हैं नेक। दिस इज द नेक रीजन ऑफ द टीथ। तो ये हो गया क्राउन, ये हो गया नेक, और जो सबसे नीचे है उसे रूट कहते हैं। तो रूट कहाँ होती है बताओ? जब सबसे लोएस्ट पार्ट ऑफ द टीथ है। और मैं आपको बता दूं, आपको हमारी दांत जो होती हैं, हम अभी ह्यूमन का, मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताऊंगा मैं टीथ के बारे में, तो मैं ये क्लियर करूंगा कि जो बेसिकली जो टीथ होती हैं, है ना, उसका जो हमारा जो दांत होता है वो हमारे जबड़े में, जॉज के बोनी सॉकेट में एम्बेडेड होती हैं। दे आर एम्बेडेड इन द बोनी सॉकेट्स ऑफ द जॉ, और तभी तो हम थीकोडॉन्टी होते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको वहां पे। तो हमारी दांत जो होती हैं उसका रूट जो होता है ना, वो हमारे जॉज के बोनी सॉकेट में होता है। द रूट्स आर प्रेजेंट इन द बोनी सॉकेट्स ऑफ द जॉज। समझ में आ गया? हमारे जबड़े में होती हैं पे। तो ये सबसे लोएस्ट मोस्ट पार्ट है रूट, ठीक है। और अगर मैं पूछूं आपसे कि रूट में होता क्या है, तो आप ये बता देना कि हमारे दांत में के रूट में पल्प चैनल्स होती हैं। दीज पल्प चैनल्स देख सकते हो बेटा पे, ये पल्प कैविटी है और इससे जो निकलती हैं उसे पल्प चैनल्स कहते हैं। अब मैं पल्प कैविटी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो मैंने ये एक चीज क्लियर कर दी आपसे कि हमारे दांत में कौन सी पार्ट कहाँ होती है, कैसी होती है। अगर मैं कहूँ आपसे कि हमारा एनिमल दांत के कौन से पार्ट में है, क्राउन में है, हमारे डेंटाइन और पल्प कैविटी कहाँ होती हैं, क्राउन रीजन ऑफ द टीथ में होती हैं, ये हमारे क्राउन रीजन ऑफ द टीथ में होती है। डेंटाइन और पल्प कैविटी ये क्राउन रीजन में होती हैं। एनिमल क्या है? वाइट ऑफ द टीथ है ना। और ये बनी किसकी होती हैं? ये बनी होती हैं क्रिस्टल्स ऑफ हाइड्रोक्सी एपेटाइट की बनी होती हैं। ये है क्या? हेवीएस्ट एंड हार्डेस्ट टिश्यूज ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो हमने एनिमल के बारे में बताया, ठीक है। उसके बाद हमने बताया आपको डेंटाइन के बारे में। डेंटाइन को हमने क्या कहा? इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द टीथ। उसके बाद हमने कहा दिस इज नोन एज द येलो ऑफ द टीथ, और आइवरी ऑफ द टीथ कहते हैं इसे। जो एलिफेंट की टस्क होती हैं बेसिकली, वो क्या होती है बताओ मुझे? वो डेंटाइन होती हैं। और ये हमारे बोन्स के कंपैरिजन में हार्डर है, लेकिन एनिमल से थोड़ा सा सॉफ्टर है, तो मैं ये डेंटाइन कह सकता हूँ। समझ में आ गया? और नेक्स्ट जो है हमारी पल्प कैविटी है। पल्प कैविटी के बारे में कहा जाता है इट इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द टीथ। ये हमारे दांत का सबसे सेंसिटिव पार्ट है। अगर मैं पल्प कैविटी के बारे में बताऊं, दिस पल्प कैविटी, तो ये याद रखना, इट इज द मोस्ट सेंसिटिव, इट इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ टीथ। एंड व्हाई इट इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ टीथ? बिकॉज दे हैव ब्लड सप्लाई, nerve supply and lymph supply. This pulp cavity have blood supply. This has blood supply. उसके बाद nerve supply और उसके बाद lymph supply. इनमें blood supply होती है, nerve supply होती है और lymph supply होती है। तो it is the most sensitive part of the टीथ, याद रखना है इसको, पल्प कैविटी। अच्छा, पल्प कैविटी से पल्प चैनल्स होती हैं और इस पल्प चैनल्स के थ्रू ब्लड वेसल्स, नर्व फाइबर बाहर आती हैं या अंदर जाती हैं। समझ में आया?
तो मैंने अभी आपको टीथ के बारे में ये सारी स्ट्रक्चर्स बताई आपको वहाँ पे, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो एक बार क्लियर कर दूँ फटाफट, जल्दी फास्ट। ऑरिजिन याद रखना दांत का, एक्टो मेसोडर्मल इन ऑरिजिन है। एनेमल की ऑरिजिन एक्टोडर्म से होती हैं। डेंटाइन और पल्प कैविटी की ऑरिजिन मेसोडर्म से होती हैं। अगर स्ट्रक्चर ऑफ टीथ देखें तो टीथ के स्ट्रक्चर में 3 टिश्यूज होती हैं, एनेमल, डेंटाइन और सीमेंटम। सीमेंटम बताया मैंने आपको कि हमारी जो टीथ की रूट होती हैं हमारे जॉज के कैविटीज़ में, दे कवर्स द रूट ऑफ द टीथ। ये जो सीमेंटम होती हैं वो हमारे दांत के रूट को कवर करती हैं और हमारे जॉज से जबड़ों में अटैचमेंट प्रोवाइड करती हैं सीमेंटम। तो ये 3 टिश्यूज की बनी होती है हमारी दांत, एनिमल, डेंटाइन और सीमेंटम। ठीक है, सीमेंटम लाइंस द रूट ऑफ द टीथ विच प्रोवाइड्स अटैचमेंट ऑफ द टीथ टू द जॉज कैविटी। समझ में आ गया? आगे आओ। नेक्स्ट मैंने कहा कि हमारे दांत की 3 पार्ट होती हैं, क्राउन, नेक और रूट। ठीक है, क्राउन जो होती है वो एनाटॉमिकली विजिबल पार्ट है, जो ऊपर वाला हिस्सा है हमें दिखता है, इसे हम कहते हैं वाइट ऑफ द टीथ। ठीक है, जो क्राउन होती है वो एनाटॉमिकल विजिबल पार्ट ऑफ द टीथ है विच इज कवर्ड बाय एनिमल, और इसे कहते हैं वाइट ऑफ द टीथ। इसका फॉर्मेशन अमीलोब्लास्ट करता है। ये बनी होती हैं हाइड्रो ऑक्सी एपेटाइट की। समझ में आ गया? और ये हार्डेस्ट और हेवीएस्ट दोनों याद रखना है टिश्यूज अमॉन्ग ऑल वर्टिब्रेट्स से। नेक के बारे में बता दिया मैंने आपको कि सीमेंटम जहां पे क्राउन से अटैच होती हैं, मीट करती हैं, जुड़ती हैं, उसे नेक कहते हैं, है ना। और उसके बाद नीचे की तरफ जो है वो सीमेंटम है और ये रूट है ना बेटा, ये रूट है। और रूट में याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछे आपसे कि एनिमल के नीचे डेंटाइन होती है और उसके नीचे पल्प कैविटी होती है, तो ये डेंटाइन और पल्प कैविटी दांत के कौन से हिस्से में पाया जाता है? तो आंसर होगा क्राउन। क्राउन वाले पार्ट में पाया जाता है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आओ। डेंटाइन को हम क्या कहते हैं बताओ? जब जो डेंटाइन होती हैं वो हार्डर देन बोन्स होती हैं लेकिन सॉफ्टर देन एनिमल होती हैं, और इसको हम, ये हमारे दांत को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये येलो ऑफ द टीथ कहलाता है। इसे आइवरी ऑफ द टीथ कहते हैं। एलिफेंट की जो टस्क होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? वो डेंटाइन की बनी होती हैं। समझ में आ गया? उसके बाद डेंटाइन के बाद जो नेक्स्ट है वो है पल्प कैविटी। ये पल्प कैविटी जो होती हैं वो, इनमें ब्लड सप्लाई होती है, नर्व सप्लाई होता है, लिम्फ सप्लाई होती हैं, और ये हमारे दांत का सबसे सेंसिटिव पार्ट है। इट इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द टीथ। मैं एक चीज और क्लियर कर दूं यहाँ पे, हमारी जो पल्प कैविटी होती हैं, ये पल्प कैविटी लाइंड होती है। दिस पल्प कैविटी आर लाइंड बाई, this pulp cavity is lined by a layer of cell, and this layer of cell is known as odontoblast. odontoblast, odontoblast। हमारी जो पल्प कैविटी होती हैं वो जिस सेल से लाइंड होती हैं उसे ओडोंटोब्लास्ट कहते हैं। और ओडोंटोब्लास्ट के बारे में एक बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन है, इट इज द टीथ फॉर्मिंग सेल्स। ये दांत बनाती हैं। समझ में आ गया? इट इज द टीथ फॉर्मिंग सेल, ये दांत बनाती हैं। समझ में आ गया? ओडोंटोब्लास्ट इज द टीथ फॉर्मिंग सेल, याद रखिएगा इसको बेटा पे। लेकिन मैंने अमीलोब्लास्ट के बारे में क्या बताया आपको वहां पे? द अमीलोब्लास्ट इज द एनिमल फॉर्मिंग, यानी ये एनिमल की फॉर्मेशन करती है। लेकिन दांत एग्जैक्टली जो टीथ है उसका फॉर्मेशन कौन करता है? ओडोंटोब्लास्ट। और जो हमारी पल्प कैविटी होती है, दिस पल्प कैविटी इज लाइंड बाय ओडोंटोब्लास्ट विच फॉर्म्स टीथ। तो ये मैंने आपको दांत का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बताया, इंटरनल स्ट्रक्चर बताया मैंने आपको वहां पे। मैंने दांत के अलग अलग पार्ट्स के बारे में बताया, किस रीजन में कौन सा चीज पाया जाता है। अब मैं आगे जो बताने जा रहा हूं वो है डेंटल फॉर्मूला के बारे में और कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ह्यूमन टीथ के बारे में। तो हमने अभी आपको ये सारी बातें बताई स्ट्रक्चर्स के बारे में। जो मैं अब नेक्स्ट बताने जा रहा हूं आपको वो है आपका, जो नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ह्यूमन टीथ। मैं आपको ह्यूमन टीथ का कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताने जा रहा हूं, जो हमारी दांत होती हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर, हाउ दे आर। ठीक है, तो सुनिए ध्यान से। कैरेक्टरिस्टिक
फीचर ऑफ mammalian and specially human teeth। ये हमारे दांत का कैरेक्टरिस्टिक फीचर कैसा होता है? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेमेलियन टीथ या ह्यूमन टीथ? तो तीन बातें याद रखना। हमारी दांत वी आर, स्पेशली मैं ह्यूमन के बारे में यहां पे डिस्कस करूंगा, तो वी आर थीकोडोंटी, हम थीकोडोंटी होते हैं। वी आर हेटेरोडोंटी एंड वी आर डाइफायोडोंटी। नाउ व्हाट इज दिस थीकोडोंटी? ये थीकोडोंटी होता क्या है? थीकोडोंटी का मतलब होता है, तो हमारी दांत होती हैं वो हमारे जॉज के बोनी सॉकेट में एम्बेडेड होती हैं। मैं ये कह सकता हूं द टीथ आर embedded in the bony socket of jaw। ये हमारे जबड़े के बोनी सॉकेट में धसी होती हैं, एंड दैट्स वाई वी आर नोन एज थीकोडोंटी। ठीक है। दूसरा हेट्रो, देखो जनरली मैमल्स में और खास करके ह्यूमन में जो टीथ होती हैं वो थीकोडोंटी होती हैं, लेकिन और भी बहुत सारे एनिमल्स में थीकोडोंटी हो सकती है। जैसे एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल लूं आपको, तो मैं क्रोकोडाइल, है ना बेटा, बोलो है ना, अगर मैं क्रोकोडाइल की बात करूं, अगर मैं कुछ फिशेस की बात करूं, है ना, तो इनमें भी क्या होती हैं? इनमें थीकोडोंटी टीथ होती है बेटा पे, है ना। क्रोकोडाइल एंड सम फिशेस हैव, एंड सम फिश हैव क्या बताऊं जब? थीकोडोंटी, थीकोडोंटी टीथ। बेटा देखो मैमल्स में, खास करके ह्यूमन में तो थीकोडोंटी होती है, लेकिन कुछ क्रोकोडाइल में भी होती हैं, कुछ फिशेस में भी होती हैं थीकोडोंटी। आगे आओ नेक्स्ट, हेट्रोडोंटी। व्हाट आर हेट्रोडोंटी? हेट्रोडोंटी का मतलब होता है वी हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, है ना। वी हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। हमारे में 4 अलग अलग तरह की दांत होती हैं, और वो दांत कौन कौन सी होती हैं? पहला इंसिजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर, और चौथा मोलर। देखो बेटा हमारे में 4 तरह की दांत होती है, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, तभी हम हेट्रोडोंटी हैं। वी हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ एंड दैट्स व्हाई वी आर हेट्रोडोंटी। अब देखो बेटा इंसिजर, पता है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं फ्रंट टीथ। ये बिल्कुल आगे की तरफ होती है, आगे की तरफ होती हैं, फ्रंट टीथ कहते हैं इसे। और याद रखना, अभी मैंने जब डायग्राम बताया था आपको, वहां पे जब मैंने आपको अभी डायग्राम बताया था और मैंने आपको जब दांत का स्ट्रक्चर बताया था, तो मैंने ये कहा था कि इसको हम लोग कहते हैं कस्प। और मैंने कहा था कस्प क्या होती हैं? चीविंग सरफेस होती हैं, है ना। कस्प को मैंने क्या कहा था बताओ? जब मैंने कस्प को चीविंग सरफेस कहा था, याद रखना है इसको। मैं दोबारा एक बार टीथ का डायग्राम बना दिया मैंने कस्प को क्या कहा था? चीविंग सरफेस ऑफ द टीथ, ये चबाने वाली सतह है। तो अगर मैं इंसिजर की बात करूं तो इसे हम फ्रंट टीथ कहेंगे, और इसमें कितनी कस्प होती हैं? दे हैव सिंगल कस्प, है ना बेटा, बोलो पे। तो मैं ये कह सकता हूं दे हैव चिसल शेप्ड कस्प। इनमें चिसल शेप, है ना बेटा, बोलो है ना। चिसल का मतलब होता है छीनी के जैसा, छीनी के जैसा होता है बेटा, तो इसको हम लोग चिसल शेप कहते हैं, कस्प। अच्छा उसके बाद कनाइन, कनाइन में भी क्या होती है बताओ? जब कनाइन जो होती हैं वो इनमें पॉइंटेड कस्प होती है बेटा पे, याद रखना है इसको। दे हैव पॉइंटेड कस्प, इनमें पॉइंटेड नुकीली कस्प होती है कनाइन में। क्लियर बेटा, बोलो है ना।
और याद रखना इसको हम लोग कस्पिड भी कहते हैं। इस कनाइन को अगर मैं कनाइन कहना चाहूं तो मैं इस कनाइन को कस्पिड भी कह सकता हूं। कस्पिड, इसको हम कस्पिड टिप भी कहते हैं बेटा, पे कस्पिड भी कहते हैं इसे, क्योंकि एक सिंगल कस्प होती है और पॉइंटेड होती है, इसलिए इसको हम लोग कनाइन को कस्पिड भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रीमोलर। अगर मैं प्रीमोलर की बात करूं तो प्रीमोलर में दो चीविंग सरफेस होती हैं। द प्रीमोलर हैज टू चीविंग सरफेस कस्प, दो चीविंग सरफेस होती हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं बाइकस्पिड, है ना। दे आर बाइकस्पिड टिथ। क्लियर बेटा, बोलो है ना, इसको हम लोग बाइकस्पिड टिथ कहते हैं। और अगर मैं मोलर की बात करूं तो मोलर में पता है कितनी चीविंग सरफेस होती है, कस्प होती है 4 to 5, या तो 4 या 5, ठीक है। तो दे हैव 4 to 5 कस्प चीविंग सरफेस। तो देखो दांतों के बारे में, इंसिजर में क्या बताया मैंने, फ्रंट टिथ, इसका जो कस्प होता है वो चसल शेप्ड होता है, छेनी के जैसा होता है। कैनाइन पॉइंटेड कस्प होती हैं, इसको इसीलिए इसको हम कस्पिड भी कहते हैं। प्रीमोलर को दो चीविंग सरफेस होती है, बाइकस्पिड कहते हैं। और मोलर पे 4 या 5 चीविंग सरफेस होती हैं। समझ में आ गया, समझ में आया बेटा। और याद रखना इन दोनों को हम लोग कहते हैं, इन दोनों को हम लोग, ये दोनों अगर मैं इसकी शेप कहूं तो ये होगा हैमर शेप। याद रखना इसको, हैमर शेप्ड होता है बेटा पे, ये हैमर शेप्ड होता है बेटा पे। और खास करके मोलर की जो सरफेस होती है ना वो स्मूथ होती हैं, स्मूथ सरफेस होती है बेटा पे। एक तरह से इसकी जो सरफेस होती हैं वो फ्लैट होती हैं, स्मूथ होती हैं। समझ में आ गया, क्लियर बेटा, बोलो है ना। तो ये है इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब एक चीज याद रखना, अगर मैं इंसिजर का पूछूं तो क्या होगा, ये चेसल शेप्ड होगा। अगर मैं कैनाइन की बात करूं तो क्या होगा, ये पॉइंटेड होगा। अगर मैं प्रीमोलर और मोलर की बात करूं तो क्या होगा, हैमर शेप्ड होगा। यानी तीनों का, चारों का शेप बता दिया मैंने आपको। ये आपका चेसल शेप्ड है, ये आपका देखो चेसल शेप बता दिया मैंने आपको वहां पे। ये क्या है बेटा, पॉइंटेड है। और ये क्या है बेटा, प्रीमोलर, मोलर, हैमर शेप्ड है। इसमें कितनी कस्प है वो भी मैंने क्लियर कर दिया आपको वहां पे। अब इंसिजर का काम क्या है, इंसिजर का काम है, इसको कटिंग टिथ भी कहते हैं, ये खाने को काटती हैं। समझ में आ गया, कटिंग टिथ, याद रखना ये खाने को काटेंगी। कैनाइन क्या करेगा बताओ, जब कैनाइन को हम लोग कहते हैं टीयरिंग टिथ, यानी ये निचोड़ती है मांस को, टीयरिंग टिथ कहते हैं बेटा। ये बेसिकली जो मांसाहारी होते हैं, जो कार्निवोर्स होते हैं, उनमें कैनाइन बहुत ज्यादा डेवलप्ड होती हैं। और प्रीमोलर, मोलर क्या होती हैं, हैमर शेप्ड होती हैं। तो ये करती क्या बताओ, जब ये करती हैं क्रश द फूड, ये खाने को क्रश द फूड इनटू स्मॉल पीसेस, ये खाने को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देती हैं, क्योंकि ये हैमर शेप्ड होती हैं। क्लियर बेटा, बोलो है ना। तो ये हमने दांत के बारे में बताया। हमारे बॉडी में, हमारे जॉज में, ह्यूमन में खास करके 4 तरह के दांत होती हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसिजर को कहते हैं फ्रंट टिथ, ये चेसल शेप्ड होती हैं, इनकी जो कस्प होती हैं वो चेसल शेप्ड होती हैं। चेसल मतलब मैंने बता दिया आपको, छेनी के जैसा, ये खाने को काटने में काम करती हैं। कैनाइन जो होती हैं वो पॉइंटेड कस्प होती हैं, इसमें इसको हम लोग कस्पिड भी कहते हैं। ये टीयरिंग टिथ होती हैं। प्रीमोलर, बाइकस्पिड, 2 चीविंग सरफेस होती हैं। और मोलर जो होती हैं उसमें 4 से 5 चीविंग सरफेस होती हैं। एक तरह से ये फ्लैट सरफेस होता है। और इन दोनों को हमने क्या कहा, हैमर शेप्ड कहा हमने। और ये खाने को क्या करती हैं, स्मॉल पीसेस में क्रश कर देती हैं, तोड़ देती हैं। तो हमारा दांत क्या करेगा, हमारे खाने को मैस्टिकेट करेगा। अगर मैं फंक्शन ऑफ टीथ पूछूं, है ना, अगर मैं फंक्शन ऑफ, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है, अगर मैं फंक्शन ऑफ टीथ पूछूं तो क्या कहोगे बताओ, जब इट मैस्टिकेट द, मैस्टिकेट का मतलब होता है स्मॉल पीस में कन्वर्ट कर देना। इट मैस्टिकेट द solid food into small pieces, ये खाने को स्मॉल पीस में कन्वर्ट कर देता है। तो मैंने आपको यहां पे थीकोडोंटी बताई, उसके बाद मैंने आपको हेट्रोडोंटी बताया। हेट्रोडोंटी में बताया कि 4 तरह के दांत होती है, इस कंडीशन को हेट्रोडोंटी कहते हैं। और चारों दांत के बारे में बताया। अब मैं आपको बताऊंगा डाइफायोडोंटी के बारे में। डाइफायोडोंटी का मतलब होता है
कि हमारे में खास करके ह्यूमंस में दांत 2 बार ग्रो करती हैं। द टेथ ग्रोज ट्वाइस इन आवर लाइफ, है ना बेटा, बोला है ना, द टेथ ग्रोज ट्वाइस इन आवर लाइफ। हमारे लाइफ में दांत 2 बार ग्रो करती हैं, इसलिए हम क्या हो गए बताओ, जब हम डाइफायोडोंटी हो गए। तो हमारे में 2 सेट ऑफ टेथ होती हैं। हम ये कह सकते हैं वी हैव 2 सेट ऑफ टीथ। हमारे में दो सेट ऑफ टेथ होती हैं। पहला अगर मैं कहूं आपसे तो मैं कहूंगा इसे डेसिडियस, मैं इसे कहूंगा डेसिडियस टीथ, या इसे मैं कहूंगा मिल्क टीथ, है ना। और दूसरा मैं कहूंगा परमानेंट टिथ, PERMANENT, उसे कहूंगा परमानेंट टिथ। समझ में आ गया। तो एक तो हो गया आपका डेसिडियस टिथ और दूसरा हो गया परमानेंट टिथ। डेसिडियस टिथ को हम लोग मिल्क टिथ कहते हैं, दूध का दांत जो बचपन से होता है और 6 से लेके 13 साल के बीच में, 6 years to 13 ईयर के बीच में ये हमारे बॉडी से, हमारे जॉ से अलग निकल जाता है, इरेप्ट हो जाता है, निकल जाना, इरेप्ट हो जाता है, और फिर उसके बाद जो दांत आती हैं उसे कहते हैं परमानेंट टिथ। तो मैं आपको डेसिडियस और परमानेंट टिथ के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। एक बार फटाफट एक बार देखते हैं हमारे दांत के बारे में। हमने मैमल्स खास करके ह्यूमन का दांत का कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताया, थीकोडोंटी। हमारी दांत हमारी बोनी सॉकेट में एम्बेडेड होती हैं, जॉज के बोनी सॉकेट में थीकोडोंटी। हेट्रोडोंटी, हमारे में 4 अलग अलग तरह की दांत होती हैं, इंसिजर, कनाइन, प्रीमोलर, एनमोलर। इनके बारे में बता दिया, इनको फ्रंट टिथ कहते हैं। ये पॉइंटेड होती हैं, कनाइन, प्रीमोलर, बाइकस्पिड, 2 चिविंग सरफेस होता है इसलिए बाइकस्पिड कहते हैं। मोलर जो होती है इसमें 4 या 5 चिविंग सरफेस होती हैं, है ना। ये हैमर शेप्ड होती हैं, ये पॉइंटेड होती हैं, और ये चिसल शेप्ड होती हैं, छेनी नुमा होती हैं। ये खाने को काटती हैं, ये खाने को टीयर ऑफ करती हैं, और ये हैमर शेप्ड होती हैं इसलिए खाने को स्मॉल स्मॉल पीस में कन्वर्ट कर देती हैं, मैस्टिकेट कर देती हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया डाइफायोडोंटी के बारे में। हमारे लाइफ में दांत, ह्यूमन में खास करके दांत 2 बार ग्रो करती हैं। जो पहला सेट ऑफ टिथ होगा वो होगा डेसिडियस टिथ, और जो बाद में दोबारा ग्रो करेगा वो कहलाएगा परमानेंट टिथ। तो मैंने आपको अब जो आगे बताना है वो आपको डाइफायोडोंटी कंडीशंस के बारे में बताना है और आपको डेंटल फॉर्मूला के बारे में आपको बताना है। जस्ट आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट डाइफायोडोंटी एंड डेंटल फॉर्मूला। ठीक है भाई, तो ये सारा कंडीशन है। अब बेसिकली आपने यहां पे पढ़ा डाइफायोडोंटी कंडीशन के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय डाइफायोडोंटी? व्हेन द टीथ ग्रोज ट्वाइस इन आवर लाइफ, किसी के लाइफ में अगर दांत 2 बार ग्रो करती हैं तो उसे हम कहते हैं डाइफायोडोंटी। दे आर नोन एज डाइफायोडोंटी। अब चलो, हमने कहा कि हमारे बॉडी में, ह्यूमन में, हम डाइफायोडोंटी कंडीशन है, 2 सेट ऑफ टिथ होती हैं, मिल्क टिथ जिसको डेसिडियस टिथ कहते हैं और दूसरा परमानेंट टिथ। तो सबसे पहले मिल्क टिथ के बारे में, अगर मैं मिल्क टीथ के बारे में बोलूं तो पता है इसका डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? मिल्क टिथ का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? 2102 अपॉन 2102। ये मैंने बटे में क्यों लिखा, अपॉन में क्यों लिखा? ये अपर जॉ है, ये लोअर जॉ है। और याद रखना, जब भी हम दांत को काउंट करते हैं तो दोनों जॉज में अलग अलग काउंट करते हैं और एक हाफ में काउंट करते हैं। एक जॉज के एक हाफ में काउंट करते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। मैंने एक जॉज का एक हाफ का नंबर लिखा, यहां पे दूसरे हाफ का नंबर होगा ऊपर इधर, और फिर ऊपर इस वाले हाफ का नंबर होगा। यानी हमेशा दांत को काउंट करने के लिए दोनों जबड़े में पहले 1 हाफ काउंट करते हैं, फिर उसके बाद दूसरा हाफ काउंट करते हैं, है ना। तो टोटल कितने हाफ हो गई? 4 हाफ हो गई। तो इसलिए मैंने एक हाफ का आपका फॉर्मूला लिखा 2102। ये 2 क्या है बेटा भाई? ये है आपका इंसिजर, ये एक क्या है बेटा भाई? ये है आपका कैनाइन, और ये 2 क्या है बेटा? ये आपका है मोलर। यानी एक चीज बहुत साफ साफ है, अगर आप इसको टोटल करें, 2 1 3 और 2 5, 5 इधर 5 इधर 10, 5 इधर और 5 इधर 10,
टोटल अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इससे 2 से तो कितना होगा बताओ। जब जो मिल्क टीथ होती है उसका नंबर क्या होता है 20 इन नंबर, याद रखना है इसको। जो हमारे मिल्क टीथ होती है उसका, तो मैंने आपको यहां पे मिल्क टीथ का डेंटल फॉर्मूला बताया। जो बच्चों में दांत होती हैं वो 20 होती हैं, इंसिजर, कैनाइन और ये मोलर है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि बच्चों में प्री मोलर नहीं होता। द स्मॉल किड्स डू नॉट हैव प्री मोलर, है ना। मैं ये कह सकता हूं इन्फेंट्स डू नॉट हैव प्री मोलर, यानी ये जो गैप है ना ये प्री मोलर है। यहां जो दांत 0 लिखा है मैंने, ये किसको रिप्रेजेंट करता है बताओ। जब ये प्री मोलर को रिप्रेजेंट करता है ना। अब देखो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बच्चों में गैप होता है, गैप नहीं होती है, याद रखना है इसको। बस वहां प्री मोलर नहीं होता, है ना। द गैप इज नॉट प्रेजेंट। जॉज में बच्चों में गैप नहीं होती है, बस ये कह सकते हो कि प्री मोलर नहीं होती है। और एक बात और कह सकते हो कि द मोलर, बच्चों में जो मोलर होती हैं इज प्रेजेंट, जो मोलर होती हैं इज प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ प्री मोलर। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। जो बच्चों में मोलर होती है ना, ये वाला दांत, ये इस जगह पे होता है और प्री मोलर नहीं होता बेटा पे। मोलर प्री मोलर के जगह पे होता है, समझ में आ गया। तो जब मोलर प्री मोलर आएगा, इरप्ट होगा, तो मोलर अपने जगह पे चला जाएगा। ठीक है बेटा, बोलो, है ना। व्हेन प्री मोलर, जब प्री मोलर इरप्ट होती है बेटा पे, है ना, या द व्हेन प्री मोलर ग्रो द मोलर मूव्स टू इट्स ओन प्लेस, वो अपने जगह पे चली जाएंगी। कौन? मोलर। पहले ये कहां होगी? प्री मोलर की जगह पे। तो जैसे ही बाद में प्री मोलर ग्रो करेगा तो ये अपने मोलर की जगह पे चली जाए, वो ये अपने जो मोलर है वो फिर अपने जगह पे चला जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा बेटा पे, जहां पे है वहां चला जाएगा, होता है वहां पे चला जाएगा। तो ये मैंने आपको बच्चों के बारे में बताया कि इन्फेंट्स में जो होती हैं वो प्री मोलर नहीं होती हैं, है ना। और इन्फेंट्स में मोलर जो है वो प्री मोलर के जगह पे होता है, कोई गैप नहीं होता। और उसके बाद मैंने कहा कि जब प्री मोलर बाद में ग्रो करेंगी तो मोलर फिर अपने जगह पे चला जाएगा। अच्छा एक बात बताओ मुझे आप, ये तो हो गया मिल्क टीथ के बारे में, है ना। मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, मैं ये कह सकता हूं कि हमारे में इन ह्यूमन ये वो दांत है जो लाइफ में 2 बार ग्रो करता है। तो मैं अगर क्वेश्चन पूछता हूं, गिव द डेंटल फॉर्मूला ऑफ डाइफायोडोंटी टीथ, अगर मैं इसे कह सकता हूं, ये है आपका, देखो या तो इसे आप कह लो मिल्क टीथ का डेंटल फॉर्मूला, या आप इसे कह लो डेंटल फॉर्मूला ऑफ डाइफायोडोंटी टीथ, यानी ये वो दांत है जो लाइफ में 2 बार ग्रो करती है। तो क्वेश्चन मैंने दूसरे तरीके से पूछ लिया। मैंने क्वेश्चन पूछा कि बताओ हमारे बॉडी में, हमारे ह्यूमन में डाइफायोडोंटी टीथ का डेंटल फॉर्मूला क्या है, क्योंकि सारी की सारी दांत डाइफायोडोंटी नहीं होती बेटा पे। 20 दांत जिसको मिल्क टीथ कहते हैं वो डाइफायोडोंटी होती हैं, लाइफ में 2 बार ग्रो करती हैं। तो या तो मैं मिल्क टीथ का डेंटल फॉर्मूला पूछूं आपसे तो बता देना 2102, और अगर मैं आपको डाइफायोडोंटी टीथ का डेंटल फॉर्मूला पूछूं तो मिल्क टीथ ही डाइफायोडोंटी टीथ होती हैं। मैं कह सकती हूं मिल्क टीथ और डाइफायोडोंटी इन नेचर। जो मिल्क टीथ होती हैं वो डाइफायोडोंटी इन नेचर होती है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, यहां पे क्लियर हुआ। अब देखो बेटा पे, तो मैं डाइफायोडोंटी टीथ का डेंटल फॉर्मूला पूछूं या मिल्क टीथ का डेंटल फॉर्मूला पूछूं तो बात बराबर है 2102 अपॉन 2102। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्यों करा? क्योंकि हर जबड़े में, हर जॉज में एक हाफ में हम दांत को काउंट करते हैं। तो एक जबड़े में 2 हाफ हो गई और ऊपर वाले जबड़े में 2 हाफ हो गया। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। तो ये हो गया आपका मिल्क टीथ के बारे में, समझ में आया। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, हमारी दांत बच्चों में जिस तरीके से निकलती हैं उसी सीक्वेंस में, जिस तरीके से इरप्ट निकलती हैं हमारे जॉ से, उसी सीक्वेंस में दोबारा वो ग्रो भी करती हैं। जो सीक्वेंस ऑफ
जो दांत निकलता है बाहर, उसी सीक्वेंस में हमारी दांत जो होती है दोबारा ग्रो भी करती हैं। याद रखना है इसको, तो एक सिंपल सा इंफॉर्मेशन है, कोई खास नहीं है यहाँ पे। तो ये मैंने आपको दांत मिल्क टीथ के बारे में बताया। दूसरा जो मैं बताने जा रहा हूं वो है आपका परमानेंट टीथ। दिस इज द मिल्क टीथ। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है परमानेंट टीथ के बारे में। देखो ये दांत अगर गिर गई, और मैंने कहा एज कब होता है, 6 साल से लेके 12 साल या 13 साल के बीच में ये दांतें जो होती हैं, जो बच्चों में दांत होती हैं, वो निकल जाती हैं। उसके बाद नई दांत ग्रो करती हैं, और जो दोबारा दांत ग्रो करती हैं उसे कहते हैं परमानेंट टीथ। तो मैं आपको यहां पे मिल्क टीथ के बाद परमानेंट टीथ के बारे में बताने जा रहा हूं मैं। नाउ आई विल बी स्पीकिंग अबाउट परमानेंट टीथ। मैं आपको परमानेंट टीथ के बारे में बताने जा रहा हूं। देखो बेटा, परमानेंट टीथ, अगर मैं परमानेंट टीथ के बारे में बोलूं तो इसका डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? इसका डेंटल फॉर्मूला होता है, द डेंटल फॉर्मूला ऑफ परमानेंट टीथ इज 2123 अपॉन 2123। अब ये 2123 क्या है बेटा? और वही सेम कंडीशन 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल दांत कितनी हो गई? 32 नंबर ऑफ टीथ। यानी कि अडल्ट में, अगर मैं अडल्ट की बात करूं, अगर मैं अडल्ट की बात करूं तो अडल्ट में ये दांत की संख्या होती है। द टोटल नंबर ऑफ टीथ इन अडल्ट इज 32। अच्छा बताओ, ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंसिजर। ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कैनाइन। ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्री मोलर। और ये 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मोलर, है ना? ये 3 जो दांतें होती हैं वो मोलर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से, मैं क्या बताने जा रहा हूं। याद रखना, हमने इन्फेंट्स में, अगर मैंने इन्फेंट्स में दांत के बारे में बताया था तो वो क्या बताया था? 2102 अपॉन 2102। समझ में आ गया? और ये है हमारा टोटल 20 दांत है बेटा पे। क्लियर हुआ? तो देखो, 2 इंसिजर यहां भी है, यहां भी है, 1 कैनाइन यहां भी है, यहां भी है, 2 प्रीमोलर यहां है लेकिन यहां नहीं है। यानी अडल्ट में 2 प्रीमोलर ग्रो कर जाती हैं, और यहां पे 2 क्या है बेटा? मोलर। लेकिन यहां पे क्या है? 3 मोलर है। 1 मोलर एक्स्ट्रा हो गई यहां पे। आप यहां पे देखो, यहां पे कितने मोलर है बेटा? यहां पे 2 मोलर है। और अगर आप इसको इससे कंपेयर करो बेटा, इससे कंपेयर करो तो क्या देख रहे हो बेटा? यहां पे 3 मोलर है, यानी 3rd मोलर अडल्ट में। एक तो हो गया यहां पे आपका, यहां पे 3rd मोलर, और एक कौन सा हो गया? प्री मोलर। ये 2 ऐसी दांत हैं जो लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक बार ग्रो करती हैं। समझ में आ गया? तो ये कह सकते हो आप कि 2 प्री मोलर and 1 molar grows once in life। ये लाइफ में एक बार ग्रो करती हैं, एंड दे आर मोनोफायोडोंटी इन नेचर। और ये नेचर में मोनोफायोडोंटी होती है, यानी कि लाइफ में एक बार ग्रो करती हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, देखो ये क्वेश्चन बहुत साफ साफ है, हमारा प्री मोलर और हमारा 3rd मोलर हमारे लाइफ में एक बार ग्रो करता है। मैंने ये अडल्ट का परमानेंट टीथ है ना, उसका ना डेंटल फॉर्मूला बताया। परमानेंट टीथ का मतलब होता है कि दांत जब एक बार ग्रो कर जाती हैं मिल्क टीथ के बाद, तो वो दोबारा अगर टूट गई तो वो ग्रो नहीं कर सकती हैं, है ना। अगर हमारे बॉडी का परमानेंट टीथ टूट गया तो वो दोबारा ग्रो नहीं कर सकता है। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब आगे सुनो ध्यान से। तो परमानेंट टीथ का डेंटल फॉर्मूला हो गया 2123 अपॉन 2123। टोटल नंबर ऑफ टीथ कितनी हो गई? 32। इसमें आपने देखा, अगर आप इन्फेंट से कंपेयर करो तो यहां पे प्री मोलर नहीं था जो ग्रो करा, और यहां पे 3rd मोलर ग्रो करा, तो यहां पे 3 मोलर हो गई। तो मैंने क्या कहा? प्री मोलर और 1, इसको मैं 3rd मोलर कह लूं। 1 3rd मोलर ज्यादा बेहतर होगा। 3rd मोलर हमारे लाइफ में एक बार ग्रो करती हैं, और इसे हम मोनोफायोडोंटी टीथ कहते हैं। और एक चीज और याद रखना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, द 2 प्री मोलर एंड 3rd molar is also
नोन एज चीक टिथ, इसको हम लोग चीक टिथ भी कहते हैं। समझ में आ गया? एंड दे ग्रो वंस इन लाइफ, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज मोनोफायोडोंटी इन नेचर, दे ग्रो वंस इन लाइफ। तो मैं अगर आपसे मोनोफायोडोंटी टिथ का डेंटल फॉर्मूला पूछूं, मोनोफायोडोंटी का टीथ का मैं आपसे यहां पे डेंटल फॉर्मूला पूछूं, इफ आई आस्क द डेंटल फॉर्मूला, तो क्या बताएंगे आप? इसका डेंटल फॉर्मूला जो लाइफ में एक बार ग्रो करती है, मोनोफायोडोंटी टिथ, उसका डेंटल फॉर्मूला क्या होगा बताओ? जब उसका डेंटल फॉर्मूला होगा 0 0 2 1 0 0 2 1 multiplied by 2. This 2 is premolar and this 1 is third molar, इसको मैं थर्ड मोलर कहूंगा। और एक बात और याद रखना, थर्ड मोलर को हम लोग कहते हैं विजडम टिथ। द थर्ड मोलर इज नोन एज विजडम टिथ, जिसको हम लोग अक्ल की दाढ़ कहते हैं। बेटा याद रखना, इसको विजडम टिथ कहते हैं। और याद रखना, विजडम टिथ जो होती है हमारे बॉडी का वेस्टिजियल ऑर्गन है। जैसे मैंने आपको आगे बताऊंगा, आपको वैसे बताया मैंने वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के बारे में, वैसे ही हमारा जो विजडम टिथ है वो क्या बताऊं? जब इसको हम लोग कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, ये हमारे बॉडी का वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक है, समझ में आ गया? ये हमारे बॉडी का वेस्टिजियल ऑर्गन है विजडम टिथ, याद रखना है इसको। तो चलो मैंने आपको यहां पे मोनोफायोडोंटी टिथ का डेंटल फॉर्मूला बता दिया, तो आप बता देना 0 0 2 1। समझ में आ गया? यानी मोनोफायोडोंटी टिथ का मतलब होता है जो लाइफ में सिर्फ एक बार ग्रो करे। और अगर मैं यही पूछूं आपसे कि डाईफायोडोंटी टिथ का डेंटल फॉर्मूला क्या होगा, तो डाईफायोडोंटी टिथ का डेंटल फॉर्मूला अभी पहले पढ़ाया मैंने, जो मिल्क टिथ का डेंटल फॉर्मूला होगा, यानी वो दांत दो बार ग्रो करता है, वो होता है 2102/2102। याद रखना है इसको। तो अगर आपसे मोनोफायोडोंटी, जैसे मैंने अगर लिख दिया आपको वहां पे कि डाईफायोडोंटी टिथ का डेंटल फॉर्मूला क्या होगा, अगर मैं इसका डेंटल फॉर्मूला पूछूं आपसे, इफ आई आस्क द डेंटल फॉर्मूला, तो क्या होगा? 2102/2102। ये है डाईफायोडोंटी टिथ का डेंटल फॉर्मूला, ये है। इसको हम लोग मिल्क टिथ भी कह सकते हैं, इसको हम मिल्क टिथ भी कह सकते हैं। क्लियर बेटा? बोलो। मैंने प्रीमोलर और मोलर को, 2 प्रीमोलर को और थर्ड मोलर को क्या कहा? चीक टिथ कहा मैंने, है ना। थर्ड मोलर को हमने क्या कहा? विजडम टिथ। ये हमारे बॉडी का वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो मैंने आपको डेंटल फॉर्मूला के बारे में सारा बता दिया मैंने आपको। मैंने थीकोडोंटी बताया, मैंने हेट्रोडोंटी बताया, और मैंने डाईफायोडोंटी बताया, जो खास करके मैमल्स यानी ह्यूमन का के दांत का, टिथ का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो आपको ये याद करना है। और ये डेंटल फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक क्वेश्चन बताओ, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ चीक टिथ? अगर मैं टोटल नंबर ऑफ चीक टिथ की बात करूं तो मैं क्या कहूंगा बताऊं? जब टोटल नंबर ऑफ चीक टिथ को देखो ना, काउंट कर लो इसको, यही तो है चीक टिथ। बता पे 2 प्रीमोलर और 1 थर्ड मोलर, तो 2 1 3 इधर 3 इधर 6 3 इधर और 3 इधर। हर हाफ में, हर जॉस के एक हाफ में काउंट करते हैं ना बेटा पे। तो क्या होगा बताओ? जब 3 और 3 6 और 3 और 3 6, कितने हो गए? 12। तो टोटल नंबर ऑफ चीक टिथ कितनी होती है बताओ? जब 12। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ चीक टिथ क्या होती है बताओ? जब टोटल नंबर ऑफ चीक टिथ होती है 12। अच्छा, एक बार बताओ, जैसे मैंने आपको दांत के बारे में बताया था कि 3 पार्ट्स, क्राउन, नेक और रूट। याद रखना, क्राउन हमेशा सिंगल होती हैं, रूट हमेशा एक भी हो सकती हैं, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। जो टिथ का रूट होता है ना, वो एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं बेटा, याद रखना, द क्राउन इज ऑलवेज 1 in number, but the roots are 1 or 2 in number, और more than 2, 2 से भी ज्यादा हो सकती है बेटा पे। तो ये है आपके
रूट के बारे में। क्राउन जो होती हैं वो हमेशा 1 होती हैं और जो रूट होती हैं वो 1 या 1 से ज्यादा हो सकती है। तो मैं इसे लिखूं द रूट आर 1 और मोर देन 1 इन नंबर, ज्यादा बेस्ट होगा 1 और मोर देन 1 इन नंबर। तो ये सब आपके क्वेश्चन में आ सकता है पेपर में कि क्राउन की संख्या नंबर कितनी होती है, 1 होती है। रूट 1 भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है। तो ये है आपके टीथ के बारे में जो मैंने आपको बताया। लेकिन एक बात और याद रखना, मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ इन हेट्रोडोंटी मैमल्स इज 44 एंड दैट इज ऑफ पिग। याद रखना, मैं लिख दूं मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ इन हेटेरोडोंटी मैमल्स। हेट्रोडोंटी मैमल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ कितनी होती हैं? 44 होती हैं, और वो किस में होती हैं? पिग्स में होती हैं। द पिग्स हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ एंड दैट इज 44। और ये जितने भी हेट्रोडोंटी मैमल्स हैं उनमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ अगर किसी में होती हैं तो वो होती हैं पिग्स में, जिसको मैंने आपको नंबर बताया 44 के बारे में। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है, आजकल जो दांत की संख्या होती है ना वो 32 नहीं होती बेटा भाई। नाउ डेज वी डू नॉट हैव टोटल 32 नंबर्स ऑफ टीथ, वी हैव 28 नंबर ऑफ टीथ्स। पता है क्यों? इसके पीछे एक रीजन है, ड्यू टू इवोल्यूशन। हमारी जॉज का शेप चेंज हुआ है, द शेप ऑफ द जॉज हैज बीन चेंज्ड, वो सिकुड़ गया है, वो छोटा हो गया है। तो इससे क्या होता है, जो थर्ड मोलर होती हैं, जो तीसरा मोलर है उसे जगह नहीं मिल पाया है ना, उसका जगह रिड्यूस हो गया एंड दे डू नॉट गेट द स्पेस टू इमर्ज, उसको निकलने का जगह ही नहीं मिलता है। इसीलिए ज्यादातर लोगों में आजकल थर्ड मोलर नहीं होता है एंड दिस इज ड्यू टू इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के कारण हमारी जॉज बदली हैं, चेंज हुआ है। समझ में आ रहा है? याद रखना बेटा। और इसके कारण उसे जगह ही नहीं मिलती है, जॉज छोटी हो गई है इवोल्यूशन के साथ, तो उसे जगह ही नहीं मिलती है थर्ड मोलर को ग्रो करने के लिए। और इसीलिए आजकल अगर ह्यूमन में देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ टीथ जो मैक्सिमम ह्यूमन देखा जाए उसमें कितनी होती हैं? टोटल नंबर ऑफ टीथ जो होती हैं नाउअडेज 28 होती हैं। लेकिन ये तो जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बताया आपको वहाँ पे। तो आज मैंने आपको दांत का पूरा स्ट्रक्चर बताया, ऑरिजिन बताया, ठीक है, डेंटल फॉर्मूला बताया जो आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट्स है तो वो जरूर पूछेंगे। थैंक यू।